नमस्कार दोस्तों, आज बात पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान का जन्म राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था, जहां उनके पिता सोमेश्वर और उनके रिश्तेदारों ने चालुक्य के दरबार में पाला था। पृथ्वीराज गुजरात से अजमेर चले गए। जब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पिता सोमेश्वर को चौहान राजा का ताज पहनाया गया। सोमेश्वर की मृत्यु 1177 में हुई थी, जब पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के थे। पृथ्वीराज, जो उस समय नाबालिग थे, इसके लिए वो अपनी मां के साथ राजगद्दी पर विराजमान हुए। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने 1180 में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण किया था। दिल्ली में अब खंडहर हो चुके किला राय पिथौरा के निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज को दिया जाता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर ने अपने दामाद पृथ्वीराज को शहर दिया था, और जब वह इसे वापस चाहते थे तब हार गए थे। यह ऐतिहासिक रूप से गलत है, चूंकि पृथ्वीराज के चाचा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली को चौहान क्षेत्र में ले लिया गया था। इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि अनंगपाल तोमर की मृत्यु पृथ्वीराज के जन्म से पहले हो गई थी। उनकी बेटी की पृथ्वीराज से शादी के बारे में दावा बाद में तारीख में किया गया है। पृथ्वीराज को 14वीं से और 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक संस्कृत विवरण औसत दर्जे के असफल राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो केवल एक विदेशी राजा के खिलाफ अपनी हार के लिए यादगार था। जैन लेखकों द्वारा लिखे गए प्रबंध चिंतामणि और पृथ्वीराज प्रबंध उन्हें एक अयोग्य राजा के रूप में चित्रित करते हैं, जो स्वयं अपने पतन के लिए जिम्मेदार था। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जिसको राजपूत दरबारों द्वारा बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया गया था, पृथ्वीराज को एक महान नायक के रूप में चित्रित करता है। पृथ्वीराज के वंश को बाद के काल में राजपूत वंशों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, हालांकि उनके समय में राजपूत पहचान मौजूद नहीं थी। कहते हैं, समय के साथ पृथ्वीराज को एक देशभक्त हिंदू योद्धा के रूप में चित्रित किया गया, जिसने मुस्लिम दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 16वीं शताब्दी की किंवदंतियों ने उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली का शासक बताया, बजाय अजमेर के, जो उनकी वास्तविक राजधानी थी। पृथ्वीराज को अब अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में वर्णित किया गया है। पृथ्वीराज को समर्पित कई स्मारक का निर्माण अजमेर और दिल्ली में किया गया है। उनके जीवन पर कई फिल्में और टेलीविजन धारावाहिक बनी। उनमें हिंदी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान और हिंदी टेलीविजन धारावाहिक धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान शामिल है। पृथ्वीराज के पूर्ववर्तियों ने 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले मुस्लिम राजवंशों के कई हमलों का सामना किया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक गजनी आधारित गोरी वंश ने चौहान राज के पश्चिम के क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया था। 1175 में जब पृथ्वीराज एक बच्चा था, मोहम्मद गोरी ने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, जिस पर चालुक्यों का शासन था। चौहानों को गोरी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि गुजरात के चालुक्यों ने 1178 में कसरावद के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। अगले कुछ वर्षों में मोहम्मद गोरी ने पेशावर, सिंध और पंजाब को जीतते हुए चौहानों के पश्चिम में अपनी शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने अपना गड्ढा गजनी से पंजाब कर दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व की ओर करने का प्रयास किया। इससे उन्हें पृथ्वीराज के साथ संघर्ष में आना पड़ा। मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों ने दोनों शासकों के बीच केवल एक या दो लड़ाइयों का उल्लेख किया है। तबकाते नासिरी और तारीख़े फ़िरिश्ता में तराइन की 2 लड़ाइयों का जिक्र है। जमी उल हिकाया और ताज उल मासिर ने तराइन के केवल दूसरी लड़ाई का उल्लेख किया है, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी। हालांकि हिंदू और जैन लेखकों का कहना है कि पृथ्वीराज मारे जाने से पहले कई बार मोहम्मद को हराया था, जैसे कि हम्मीर महाकाव्य दावा करता है कि दोनों के बीच 9 लड़ाइयाँ हुई थी। पृथ्वीराज प्रबंधक में 8 का जिक्र है। प्रबंधक को 21 लड़ाइयों का दावा करता है, जबकि प्रबंधन चिंतामणि 22 बतलाता है। 1190-91 के दौरान मोहम्मद गोरी ने चौहान क्षेत्र पर आक्रमण किया और तबर हिंदा या तबरे हिंद पर कब्जा कर लिया। उन्होंने उसे 1200 घुड़सवारों के समर्थन वाले जिया उद्दीन तुगलक के काजी के अधीन रखा। जब पृथ्वीराज को इस बारे में पता चला तो उसने दिल्ली के गोविंदा राजा सहित अपने सामंतों के साथ तबरहिंदा की ओर प्रस्थान किया। तबरहिंदा पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद की मूल योजना अपने घर लौटने की थी, लेकिन जब उन्होंने पृथ्वीराज के बारे में सुना तो उन्होंने लड़ाई का फैसला किया। वह एक सेना के साथ चल पड़े और तराइन में पृथ्वीराज की सेना का सामना किया। आगामी लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना ने निर्णायक रूप से गोरियों को हरा दिया। मोहम्मद गोरी ने गजनी लौटने का फैसला किया और अपनी हार का बदला लेने की तैयारी की।
तबकात-ए-नसीरी के अनुसार उन्होंने अगले कुछ महीनों में 1,20,000 चुनिंदा अफगान, ताजिक और तुर्क घुड़सवारों की एक सुसज्जित सेना इकट्ठा की। इसके बाद उन्होंने जम्मू के विजय राजा द्वारा सहायता से मुल्तान और लाहौर होते हुए चौहान राज्य की ओर प्रस्थान किया। पड़ोसी हिंदू राजाओं के खिलाफ अपने युद्धों के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज के पास कोई भी सहयोगी नहीं था। फिर भी उन्होंने गोरियों का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद ने अपने गजनी स्थित भाई गियासुद्दीन से राय मशविरा लेने के लिए समय लिया। फिर उन्होंने अपने बल का नेतृत्व किया और चौहानों पर हमला किया। उन्होंने पृथ्वीराज को निर्णायक रूप से हराया। पृथ्वीराज ने एक घोड़े पर भागने की कोशिश की, लेकिन सरस्वती किले के पास उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद गोरी ने कई हजार रक्षकों की हत्या करने के बाद अजमेर पर कब्जा कर लिया और कई और लोगों को गुलाम बना लिया। शहर के मंदिरों को नष्ट कर दिया। अधिकांश मध्ययुगीन स्रोतों में कहा गया है कि पृथ्वीराज को चौहान राजधानी अजमेर ले जाया गया, जहां मोहम्मद ने उसे गोरियों के अधीन राजा के रूप में बहाल करने की योजना बनाई थी। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके उपरांत उन्हें मार दिया गया। पृथ्वीराज रासो का दावा है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया और अंधा कर दिया गया। यह सुनकर कवि चंद्रबरदाई ने गजनी की यात्रा की और मोहम्मद गोरी को चकमा दिया, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद की आवाज़ की दिशा में तीर चलाया और उसे मार डाला। कुछ ही समय बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को मार डाला। यह एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी ने 1 दशक से अधिक समय तक शासन करना जारी रखा। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गोरियों ने उनके पुत्र गोविंद राज को अजमेर के सिंहासन पर राजा नियुक्त किया। 1192 में पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने गोविंद राज को हटा दिया और अपने पैतृक राज का एक हिस्सा वापस ले लिया। पृथ्वीराज के शासनकाल के दौरान के शिलालेख संख्या में कम है और स्वयं राजा द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। उनके बारे में अधिकांश जानकारी मध्ययुगीन पौराणिक वृत्तांतों से आती है। तराइन की लड़ाई के मुसलमान खातों के अलावा हिंदू और जैन लेखकों द्वारा कई मध्ययुगीन महाकाव्य में उनका उल्लेख किया गया है। इनमें पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज रासो शामिल है। इन ग्रंथों में स्तुतिपूर्ण संबंधी विवरण है और इसलिए पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज के शासनकाल के एकमात्र जीवित साहित्यिक पाठ है। पृथ्वीराज रासो, जिसने पृथ्वीराज को एक महाराजा के रूप में लोकप्रिय किया और राजा के दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा लिखा कहा जाता है। हालांकि यह अतिरंजित लेखनों से भरा है। इनमें से कई इतिहास के उद्देश्यों के लिए भी नहीं है। पृथ्वीराज का उल्लेख करने वाले अन्य वृत्तांत और ग्रंथों में प्रबंधन चिंतामणि, प्रबंध कोश और पृथ्वीराज प्रबंध शामिल है। उनकी मृत्यु के सदियों बाद इनकी रचना की गई थी और इसमें अतिशयोक्ति और काल दोष वाले उपाख्यान हैं। पृथ्वीराज का उल्लेख जैनों की एक पटावली में भी किया गया है, जो एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें जैन भिक्षुओं की जीवनी है, जबकि इसे 1936 में पूरा कर लिया था। लेकिन जिस हिस्से में पृथ्वीराज का उल्लेख है वह 1250 के आसपास लिखा गया था। दोस्तों, कैसी लगी ये पृथ्वीराज चौहान की जीवनी के बारे में? अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।